9 पावर का है ये फ़ोन। और इसके अंदर हम लोगों को देखना है नेटवर्क सेक्शन में एंटीना, कितना एंटीना लगा हुआ है, एंटीना सर्किट को किस तरह से चेक किया जाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इसका बिट मैप ओपन कर लिया है, हार्डवेयर सोल्यूशन में नेटवर्क वाला पेज ओपन कर लिया है, ठीक है। लेआउट यहाँ पे ओपन कर लिया गया है इसका, और स्कीमेटिक डायग्राम भी ओपन कर लिया गया है। हमको सबसे पहले जाना है कहाँ पे, एंटीना के पास। तो हमको पता है कि इसके अंदर 2 एंटीना होती है, एक क्या होगा मेन एंटीना और एक क्या होगा DRX एंटीना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेन एंटीना की चेकिंग समझेंगे, कैसे मेन एंटीना को चेक किया जाता है और कैसे DRX एंटीना को चेक किया जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी होगी, ठीक है। तो मेन एंटीना कहाँ कनेक्टेड होता है, जो हमारा मेन एंटीना होता है वो हमेशा मेरा 2G फ्रंटेड मॉड्यूल जो होता है ना, 2G RF जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कनेक्टेड होता है। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन, वहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और एक कपलर लगा हुआ है, दिख रहा है, उससे कनेक्टेड होकर मेन एंटीना के जैक पे यहाँ पे कनेक्टेड है। और बीच में एक सीरीज में क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, दिख रहा है, और ये पॉइंट पे जैक लगता है। तो ये हमारा मेन एंटीना का जैक है, जो हमेशा कहाँ कनेक्टेड है, फ्रंट एंड मॉड्यूल से, यानी 2G RF से कनेक्टेड होगा। क्या 4G RF में मेन एंटीना कनेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। 5G का सेट हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारा मेन एंटीना जो है वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ एक 5G का भी एंटीना आ जाएगा और DRX के मल्टीपल एंटीने हो जाएंगे, यानी DRX के 2 एंटीना, कम से कम 2 एंटीना DRX के हो जाएंगे 5G में, हाँ, और मेन एंटीना 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है कि मेन एंटीना एक है और DRX का ऊपर एंटीना है और उसके साथ इसका एक ट्यूनर लगा हुआ है, ट्यूनर। इस TP के साथ ट्यूनर कनेक्टेड होगा, वो भी एंटीना ही है। हाँ, ये वाली TP के साथ ये ट्यूनर कनेक्टेड होगा और अदर जो TP होगा वो इस एंटीना के साथ कनेक्टेड। जब आप नेटवर्क का स्ट्रिप इस पे फिट करोगे, ऊपर का जो पैनल, तो ये दोनों को आपस में वो क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, तो फिर हमारा एंटीना एक्टिवेट होगा DRX का। इसी प्रकार से यहाँ पे ये मेन एंटीना लाइन जो है, यहाँ पे केबल लगता है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये नीचे जाता है सब बोर्ड में, नीचे जाता है कहाँ पे, सब बोर्ड में। इस B2B जैक का पत्ता जो है वो ग्राउंड लेके जाता है, B2B पत्ते से क्या जाता है, नीचे ग्राउंड जाएगा, और ये जाएगा केबल हमारा नीचे जैक पे, एंटीना। तो एंटीना नीचे जब आप देखते हो, सब बोर्ड बना लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए सब बोर्ड है, तो आपको वहाँ पे 2 TP ऐसे दिखते हैं, किसी किसी में 3 दिखते हैं, तो उसमें भी एक छोटा सा ट्यूनर वहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे सकता है। या तो वो यहाँ लगा रहेगा, या तो जो चार्जिंग जैक होगा उसके बगल में लगा होगा एक पॉइंट, और वहाँ पे एक छोटा सा ट्यूनर लगा होगा, इस तरह से होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा केबल पॉइंट रहेगा जहाँ पे वो केबल आके कनेक्ट होगा, बीच में कुछ कंपोनेंट भी लगे होते हैं। अब जब आप पैनल पैक करते हो तो ये आपस में एक एंटीना के सर्किट, यानी कि बड़े से एक वायर समझ लो, उससे शॉर्ट होता है ना, समझ रहे हैं। नीचे ऐसे ऐसे TP है, 1 है, 2 है, 3 है, और जब डिब्बी लगती है रिंगर की उसके ऊपर, तो तीनों आपस में क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं ना, तब जाके हमारा मेन एंटीना एक्टिवेट होता है। अगर उस डिब्बी को हटा लेंगे तो क्या मेन एंटीना एक्टिवेट होगा? नहीं होगा, और उस कंडीशन में हमारा वीक नेटवर्क आएगा। क्या आएगा? वीक नेटवर्क। तो अब आपने देखा होगा कि जो रिंगर की डिब्बी होती है, तो जिसमें नहीं रहता, बहुत में तो नहीं रहता है, नहीं रहता है ना, पैनल में रहता है, फिर वो उसमें क्या होता है, बैक पैनल जब पैक होगा तो उसमें रहता है, बैक पैनल के मेटल से टच। तो अगर यहाँ पे जो डिब्बी है, इस तरह से आप देखोगे ये डिब्बी बना लो, तो इसके ऊपर इस तरह से एक सर्किट बिछा होता है, जो ऊपर से लगती है उसमें, आप देखोगे इस तरह से एक सर्किट बिछा होता है, इस तरह से एक छोटा सा सर्किट और रहता है जो इसमें जाके कनेक्टेड होता है। तो वाटर डैमेज के टाइम कई बार क्या होता है, इसके कॉर्नर पे जहाँ पे स्लोप होता है वहाँ पे ऐसे क्रैक हो जाता है, वो ऐसे क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। डिब्बी दिखती फ्रेश है, वाटर डैमेज में क्रैक हो गया तो ये दोनों पॉइंट पे आपको बजर आना बंद हो जाएगा, उसका इसके साथ कनेक्टिविटी ओपन हो जाएगा, बजर बंद हो जाएगा। तो क्रैक हो गया ना, एंटीना की पट्टी टूट गई। उस डिब्बी के ऊपर जो ब्लैक लगी होती है सील्ड, वो कॉपर की होती है, कॉपर की स्ट्रिप कनेक्ट थी तो ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया वाटर डैमेज से, तो क्या एंटीना ऑयल हो गया ना। फिर अब डिब्बी लगाओगे उसके ऊपर तो ये शॉर्ट नहीं करेंगे, तो मेन एंटीना एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी हमें देखना होता है कि कई बार उसके ऊपर वाटर डैमेज से उसके ऊपर जो एंटीना बिछी हुई है प्लास्टिक के ऊपर, वो एंटीना भी बहुत ही ज़्यादा कार्बन से मतलब गंदा होके और वो क्रैक हो गया है, टूट गया है। कुछ लोगों का तो ये भी देखने को मिलता है कि कोई उसको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया है और वीक नेटवर्क आ रहा है और वहाँ पे वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो एंटीना में हमें इस पॉइंट पर भी ध्यान
देना चाहिए। वीक नेटवर्क एक्टिवेट से भी आता है। हाँ, उसके वजह से भी आएगा, क्योंकि आपका एंटीना एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है सही से, वीक नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि वो जो एक लेंथ है। अब एक चीज और है, अब आप ये कहोगे कि सीधा अगर हम इसको इससे जंपर कर दे तो क्या काम हो जाएगा, तो भी वीक नेटवर्क आएगा। सीधा जंपर नहीं करना, आपको थोड़ा सा कॉपर का कुछ स्ट्रिप जो इसमें थोड़ा सा लेंथ हो उसके साथ इसको इस तरह से कनेक्ट करना है, ताकि ये पूरा एंटीना बन सके। ये पूरा क्या बन सके, एंटीना बन सके। उसमें पूरा फैला होता है सर्किट, आप देखे होंगे डिब्बी के ऊपर छोटी सी नहीं होती है, बड़ी सी कॉपर की एक छोटी सी पतली सी चादर बिछी होती है, तो उसके अंदर एक मोटा सा जो चादर है वो पूरा एंटीना का काम करता है। अगर वो चादर कनेक्ट नहीं हो रहा इस पॉइंट से तो शॉर्टिंग नहीं होगा, दोनों पॉइंट डिब्बी कसेंगे तो शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा तो फिर आपका नेटवर्क एक्टिवेट नहीं होगा। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो कट गया है, वो बजर नहीं कर रहा है दोनों पॉइंट उसका, तो वो तो ठीक है। अब हम समझते हैं कि वो यहाँ से कैसे कनेक्टेड रहता है। वो तो समझ में आ गया कि नीचे वाला पॉइंट देख लिया कि कटा नहीं है और उसमें कंपोनेंट भी नहीं निकले, यहाँ पे भी ये कैपेसिटर निकलना नहीं चाहिए। अब आते हैं इस जैक के ऊपर, मेन एंटीना जैक को चेक करेंगे, फिर DRX एंटीना जैक को भी चेक करेंगे, और इसके साथ जो ट्यूनर है वो कैसे काम करता है उसको भी चेक करेंगे। इसी तरह का सेम टू सेम ट्यूनर आपका सब बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है, तो वो भी हम कंफर्म कर देंगे अभी कि सब बोर्ड में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इजीली हमें स्कीमेटिक अवेलेबल है तो हम पता कर सकते हैं। तो लेआउट ओपन करते हैं और इस एंटीना जैक J4000 को, यहाँ दिख रहा है ना, J4000 को स्कीमेटिक के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। या तो हम चाहे तो स्कीमेटिक कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, बड़े स्क्रीन पे देखना है। हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट करके सर्च करते हैं तो हमें सामने यहाँ पे एंटीना का जैक दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे चाइनीज़ में कुछ चीज़ें लिखी हैं, पढ़ लो चाहो तो कन्वर्ट करके गूगल लेंस से, या फिर छोड़ दो आप। इधर आओ, ये देखो मेन एंटीना आउट दिख रहा है, ये यहाँ पे एक क्वाइल करके ग्राउंड किया है, यानी कि ये पूरा पोर्शन क्या होगा, पहले से ही ग्राउंड होगा। और कैपेसिटर के इस साइड ग्राउंड होगा नहीं होगा इस बात का पता करने के लिए आपको यहाँ जो मेन एंटीना आउट है, ठीक है, इसको कॉपी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक छोटी सी सर्किट बनी हुई है, एंड टेस्ट और एंड SWTP स्विच दिख रहा है ना, ये एंड मैच वाली पिन है, ये एंड की डिटेक्शन पिन है। स्विच जो दिख रहा है ना, एंड की डिटेक्शन स्विच है, एंटीना TP की स्विच है। ये ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। ये जो छोटा सा सर्किट दिख रहा है इसमें ये एंटीना स्विच है, ये CPU में कनेक्टेड होता है। किसमें कनेक्टेड होगा, अब इस पे 1.8 वोल्टेज का एक सर्किट भी कनेक्टेड है। अगर ये सर्किट प्रॉब्लम में आया तो आपका एंटीना क्या माना जाएगा, डैमेज माना जाएगा। ठीक है, अभी कैसे काम करता है अभी बताएंगे। ये लाइन आगे बढ़ के कहाँ जा रहा है, तो हमें पता है कि एक कैपेसिटर है, उसके अदर साइड हमें क्या मिलने वाला है, बजर मिलने वाला। उसके एक साइड पे हम जब कॉपी करके सर्च कर रहे हैं तो ये सीधा हमें DPDT, मेन DPDT, डबल पोल डबल ट्रांसमिट बोल सकते हैं इसको, स्विच के अंदर लेके जा रहा है। DPDT स्विच क्या होता है, तो हमें किसी भी फोन के अंदर अगर MXD लिखेगा, छोटी सी IC होगी, उस पर क्या लिखेगा MXD, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्विच बोलेंगे। और अंदर नाम क्या लिखा रहेगा, RF in 1, RF in 2, RF in 1 out और RF in 2 out दिख रहा है। यानी कि 2 इन हो रहा है तो 2 क्या हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, वहां पे कंट्रोल हो रहा है। तो कंट्रोल वाला किससे कनेक्टेड है वो समझेंगे। कंट्रोल किससे कनेक्टेड है, इनपुट कहां से आ रहा है और आउटपुट कहां हो रहा है। तो हमें एक चीज तो दिख रहा है कि आउटपुट में ही ये मेन एंटीना हमारा क्या है, कनेक्टेड है। और यहाँ पे मेन एंटीना एक बार और दिख रहा है, तो ये क्या है, तो ये मेन एंटीना लाइन इस स्विच से होके, ये देखिए चाहे तो यहाँ रजिस्टर लगा दो और ये स्विच को हटा दो, तो ये मेन एंटीना इस रजिस्टर से कनेक्टेड होके इधर चला जाएगा, मेन एंटीना इन यानी फ्रंट एंड मॉड्यूल के अंदर 2G RF के अंदर। तो ये NC है, ये लगाया नहीं है आपका RF स्विच, ये जो मेन एंटीना DPDT स्विच है U4003, U4003 है। तो अगर आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आप U4003 लगा था, सर्च कर देते हैं। कहाँ पे करेंगे सर्च इसको, लेआउट में ना, U4003 को कॉपी किया और लेआउट में लाके इसको पेस्ट कर देंगे। जैक 4000 से है तो ये भी यहाँ पे छोटा सा ऊपर में यहाँ पे दिख रहा है। अगर बोर्ड में हम देखें इसको तो बोर्ड में ये इस तरह से दिख रहा है, नजर आ रहा है यहाँ पे। और इसी के अंदर एंटीना का यहाँ से होके सीधा एक कपलर से होके ये कहाँ जा रहा है, 2G RF के अंदर। तो अब जो है हमको क्या देखना है, सर्किट को आगे देखना है। यहाँ से ये इन हुआ आउट हुआ। अब एक साइड आपको तो ये समझ में आ गया, चलिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके समझा देते हैं। एक साइड तो ये समझ में आ गया हमको कि ये वाली जो मेन एंटीना की साइड है, जो एक साइड दिख रहा है ये मेन एंटीना की साइड है, इतना क्लियर है। और जो अदर साइड दिख रहा है वो कौन सी एंटीना होगी,
ये तो मेन एंटीना लाइन है, सब बोर्ड की तरफ जा रहा है ना, जी सर। सब बोर्ड की तरफ जा रहा है, एंटीना जैक की तरफ जा रहा है। तो उस लाइन में फुल बजर था और यहाँ से ये लाइन जाके सीधा इसमें कनेक्टेड है और मेन एंटीना पे ये ड्राइव हो, यानी ये इधर से इन और इधर से आउट, यानी ये इधर से ऐसा काम कर रहा है, दिख रहा है। और ये आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है 2G RF, यानी कि किससे आ रहा है, FEM से आ रहा है, फ्रंट एंड मॉड्यूल से आ रहा है। तो ये लाइन को हम कॉपी करेंगे। तो ये तो मेन एंटीना का, इसी प्रकार से यहाँ पे भी दिया हुआ है RF आउट 1 और RF आउट इन। तो ये एक इन होगा और एक क्या होगा, आउट। तो आउट वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, इधर से आउट हो रहा है और इधर से इन हो रहा है। तो ये वाली जो सेक्शन आ रही है वो DRX से आ रही होगी। कहाँ से आ रही होगी, DRX से। और ये किधर जा रहा होगा, DRX एंटीना पे जा रहा होगा ना। इधर मेन एंटीना, उधर क्या हो गया, DRX एंटीना। तो इस IC का नाम क्या है, मेन DPDT, डबल पोल डबल ट्रांसमिट। देखिए 2 पोल था इनपुट का और 2 पोल किसका है, आउटपुट का। और ये एक स्विच है जिसको एंटीना स्विच बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये स्विच भी खराब हो सकता है आपका वीक नेटवर्क में, या फिर लिस्ट बन रहा है और सेलेक्ट नहीं हो रहा है उसमें। तो इस स्विच को कंट्रोल कौन कर रहा है, अभी हम समझेंगे कंट्रोल कौन कर रहा है। लेकिन अब इस लाइन को हम कॉपी करके दिखा दे कि ये फ्रंट एंड मॉड्यूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। और बीच में कोई कंपोनेंट भी है क्या, तो देखिए बीच में एक कैपेसिटर लगा है, दिख रहा है। और कैपेसिटर के जस्ट बाद एक कपलर लगा है U3307 और उसके बाद एक रजिस्टर और यहाँ पे 2 कॉइल, यानी कि फुल लाइन ग्राउंड होगी। और ये लाइन फ्रंट एंड मॉड्यूल के एंटीना नंबर के नेम के पिन पे कनेक्ट है, एंट नेम के पिन पे कनेक्ट है। ये 2G RF है हमारा, जहाँ पे एंट लिखा है वहाँ पे ये कनेक्ट है। इसमें 2 पुल डाउन कंपोनेंट मतलब ग्राउंड करने के लिए लगाया गया है। लाइन पूरी तरह से ग्राउंड होगा और कपलर के अदर साइड भी ये ग्राउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉइल लगा है। और इस कैपेसिटर के अदर साइड ग्राउंड होगा कि नहीं होगा वो देखो आप, ये सीधा जा रहा है जाके इधर कनेक्टेड है, तो उस पर आपकी रीडिंग होगी। इस RF में कनेक्टेड है ना, तो रीडिंग आएगी। तो जो साइड ग्राउंड है वो ग्राउंड रहेगा, जो साइड में कॉइल पुल डाउन नहीं है उस साइड में क्या होगा, रीडिंग आएगी। तो ये मेन एंटीना का सर्किट हमें देखना है। यहाँ पे भी 2 रजिस्टर लगे हुए, ये रजिस्टर भी हमारे निकलेंगे तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने सब बोर्ड की साइड देखा, दूसरा हमने केबल से होते हुए DPDT स्विच की तरफ की इनपुट आउटपुट देखा, ठीक है। उसमें लगे हुए सारे कंपोनेंट अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे डाइवर्सिटी एंटीना आउट और डाइवर्सिटी एंटीना इन, यानी DRX एंटीना को डाइवर्सिटी एंटीना बोला जाता है, डाइवर्सिटी रिसीवर। तो इन आउट में दिख रहा है कि ये लाइन इन है, तो ये हमारा नीचे वाला जो इन लाइन दिख रहा है, देखो यहाँ पे इन था तो ये फ्रंट एंड में कनेक्टेड था, तो यहाँ पे इन है तो वो DRX में कनेक्टेड होगा। तो ये IC जो है वो DRX IC के अंदर कनेक्टेड होगी। एक छोटी सी IC होती है रिसीवर, डाइवर्सिटी रिसीवर, उसके अंदर यहाँ पे एंट नाम लिखा हुआ, जहाँ पे जैसे फ्रंट एंड में एंट लिखा था तो वहाँ कनेक्टेड था, इसमें भी जहाँ पे एंटीना लिखा है वहाँ पे ये कैपेसिटर से कनेक्टेड। तो इसके देख सकते हो आप, कहीं पे कोई पुल डाउन की तरह ग्राउंड नहीं किया गया है। इसमें बजर आएगा, नहीं आएगा, इसमें बजर नहीं आएगा, सीधा सीधा आके इस 4 नंबर पे ये कनेक्टेड है। और यहाँ से जब ये आउट हो रहा है तो हमारा DRX एंटीना पे एक जैक है J3400 यानी 3400, फिर एक रजिस्टर लगा के एक कैपेसिटर और कॉइल यानी कि LC सर्किट बनाया गया है। और ये FM एंटीना पे भी कनेक्ट यहाँ पे कर दिया, FM में भी जाएगा। और ये हमारा DRX एंटीना है। ऊपर देखो ध्यान से, 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो DRX एंटीना के लिए ऊपर दिख रहा लाइन जिसकी ये एक पॉइंट है, और ये FM के लिए भी आगे यूज करेगा। अब जो है हमें क्या देखना है, ये तो DRX एंटीना का हो गया इनपुट और आउटपुट, दिख रहा है। तो ये जो DPDT स्विच है इसमें मेन एंटीना भी कनेक्टेड है और DRX एंटीना भी कनेक्टेड है। आने वाले सभी फोन के अंदर 5G में भी 4G में भी ये स्विच हमको दिखेगा। कुछ फोन ऐसे भी होंगे जिसमें स्विच नहीं होगी, जैसे Redmi 8 देखिएगा, उसमें ये स्विच नहीं होगी। उसको यहाँ पे एक रजिस्टर से ही क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे, रजिस्टर लगा के इसको शॉर्ट कर देंगे और इधर भी ये रजिस्टर लगा के इसको शॉर्ट कर देंगे। इस IC को क्या करेंगे, हटा लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे NC प्लेस है, यहाँ पे लगा नहीं है, तो ये IC DPDT स्विच जो है वहाँ पे लगी हुई है। अब इस स्विच को कंट्रोल कौन कर रहा है, इस स्विच को कंट्रोल दिख रहा है SM4250 4250, यानी सीधा CPU के GPIO से ही DPDT स्विच का कंट्रोलिंग सिस्टम कनेक्टेड है। यानी कि CPU के अंदर एक सिग्नल पहले जानी चाहिए एंटीना कनेक्ट का, उसके बाद CPU इस एंटीना स्विच को मॉनिटर करना शुरू करेगा ना। अगर एंटीना कनेक्ट का सिग्नल ही नहीं जाएगा तो क्या CPU एंटीना को मैच या एंटीना को चेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके नीचे एक छोटा सा सर्किट और था जो एंटीना का लाइन था,
ये वाली सर्किट दिख रहा है, इसमें एंड टेस्ट लाइन दिख रही है, नजर आ रही है यहाँ पे एंड टेस्ट, और यहाँ पे लिखा है SWTP SW स्विच। SW मतलब क्या होता है? स्विच। यहाँ पे SWTP स्विच जो है यही हमारा वो सिग्नल है जो CPU को जाएगा। कहाँ से जाएगा? देखिए तो ये 1.8 का वोल्टेज है, 1.8 का जो वोल्टेज है वो कहाँ से आ रहा है वो भी देखिए, पावर आईसी से आ रहा है। कैसे पता चल रहा है पावर आईसी से आ रहा है? कैसे पता चल रहा है पावर आईसी से आ रहा है? क्योंकि पावर आईसी का हमने पढ़ा है L9A, यानी कि पहली वाली पावर आईसी से आ रही है, 9 नंबर की LDO 9 वोल्टेज है 1.8 दिख रहा है। ये इसका ऑलवेज वोल्टेज है, ये इसका क्या है? ऑलवेज, यानी कि कंटिन्यूअस बनती रहेगी ये वोल्टेज। और ये इस कॉइल से होके सीधा इस कैपेसिटर के अपर साइड आ रही है, और कैपेसिटर के डाउन साइड क्या है? ग्राउंड है। तो ये वोल्टेज को आगे इधर पाथ मिल रहा है रजिस्टर साइड में, तो ये 100 किलो ओम का रजिस्टर है, तो पाथ मिल रहा है तो ऊपर जाएगी, इधर जाएगी पूरी 1.8, इधर भी जाने की कोशिश करेगी पूरी 1.8, लेकिन इधर अगर ये ग्राउंड रहा, अगर ये क्या रहा? अगर ये ग्राउंड रहा तो इधर तो पाथ मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी ना, तो वोल्टेज पूरा पूरा जो है यहीं डिवाइडर से, यहीं से क्या हो जाएगा? इधर को चला जाएगा। इधर पाथ मिल पा रहा है क्योंकि रजिस्टर के अपर साइड तो ग्राउंड है। तो देखते हैं ये ग्राउंड है कि नहीं, ये ग्राउंड है कि नहीं, ठीक है ना। अगर ग्राउंड नहीं रहा तो वोल्टेज इधर भी जाएगी, जाएगी ना, इधर भी वोल्टेज जाएगी, तो वोल्टेज इधर नहीं जाती। ये पॉइंट क्या होता है? ग्राउंड होता है, तो ये डिवाइडर बन जाते हैं, ये बन जाता R2 और ये बन जाता R1, और ये एंड स्विच जो है CPU में कनेक्ट हो जाती है। किस में कनेक्ट हो जाती है? CPU में। तो CPU के अंदर इस डिवाइडर के हिसाब से एक छोटी सी वोल्टेज जो है चली जाती है। तो देखते हैं किस तरह से ये सर्किट काम कर रहा है। यहाँ पे हमें 0 ओम का रजिस्टर दिख रहा है, अगर ये ग्राउंड हुआ तो पूरी पूरी वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, यहाँ पे लो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, नजर आ रहा है। और अगर ग्राउंड नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो इस चीज को चलिए समझते हैं स्कीमेटिक के ऊपर। तो स्कीमेटिक के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये 0 ओम का रजिस्टर है, ये 100 ओम का है, और ये 1.8। अगर ये पूरी तरह से ग्राउंड हुआ तो 100 ओम के जस्ट ऊपर यहाँ पे लो रहेगा, और जस्ट नीचे 1.8 रहेगा। और जो ये लो रहेगा तो ये पूरी सर्किट में जो सप्लाई होगी ये लो जाएगी। तो चलिए पहले इसको कॉपी करते हैं और सर्च करते हैं और देखते हैं। ये हमारा CPU के अंदर जस्ट वहीं DP/DT स्विच के जस्ट ऊपर वो लाइन कनेक्टेड है CPU के AF4 पिन पे। किस पिन पे? AF4 पिन पे। और DP/DT स्विच उसके नीचे अवेलेबल है। और ये एंड टेस्ट लाइन जो है ये कहाँ कनेक्टेड है? ये लाइन एक तो लिस्ट में दी हुई है यहाँ पे, और ये लाइन भी कौन से लाइन से है? ये क्या है बताइए, ये क्या है? ये B2B जैक है। हमें पता है 9 पावर में सिंगल फ्लक्स होता है डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले भी यहीं पे लगता है, और यहीं पे B2B जैक यानी सब बोर्ड में जा रही है। तो सब बोर्ड में जब वो एंटीना लगेगी ना उसके ऊपर, वो जो बताया ना डिब्बी कनेक्ट होगी, तो वो तीनों पॉइंट आपस में शॉर्ट करेंगे, तब ये लाइन क्या हो जाएगी? 5 नंबर की पिन ग्राउंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर वो एंटीना निकाल दिए तो क्या ये ग्राउंड रहेगी? नहीं रहेगी। तो क्या नेटवर्क आएगा? अगर वो एंटीना निकाल दिए तो यहाँ से ग्राउंड मिस हो जाएगा। तो ग्राउंड मिस होगा तो पूरा 1.8 एंटीना में भी जाएगा, और इधर SW स्विच पे भी जाएगा, TP स्विच पे। तो इस CPU के अंदर ये 1.8 अगर हाई जा रहा है तो CPU क्या DP/DT स्विच को एक्टिव करेगा? नहीं करेगा। और जब लो जा रहा है तो DP/DT स्विच को क्या करेगा? एक्टिव मानेगा कि एंटीना हमारा लग गया है, तो एंटीना को एक्टिवेट किया जाए। नहीं तो अगर हाई रहेगा और एंटीना एक्टिवेट करेगा तो नहीं काम करेगा, एंटीना एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये 1.8 वोल्टेज जो है पूरी पूरी इसमें अगर जाने लगेगी तो आपका एंटीना एरर माना जाएगा। और अगर ग्राउंड हो जाता है केबल लगने से, तो ये लाइन पे ग्राउंड आ जाएगा, तो ये 1.8 को आगे पाथ नहीं मिलेगा, यहीं रह जाएगा 1.8, और आपका यहाँ से वोल्टेज जो है सीधा सीधा CPU में लो हो जाएगा। पहले जो जा रहा था वो अब लो हो जाएगा, तो आपका एंटीना डिटेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो फिर DP/DT स्विच CPU एक्टिव कर पाएगा। ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम कई बार ये रजिस्टर को अगर कोई चेंज कर दे, अगर इस रजिस्टर में दिक्कत आ गया तो आपका फ़ोन क्या हो सकता है? डेड हो सकता है, क्योंकि ये जो L9A की वोल्टेज है ये वोल्टेज पूरे बोर्ड में ट्रेवल करती है। अगर ये लो हो गया तो ऐसा होगा कि जैसे आप एंटीना हटाओगे तो फ़ोन चालू होगा, और जैसे आप पैनल पैक करोगे तो फ़ोन क्या होगा? बंद हो जाएगा। पैनल पैक करोगे तो ग्राउंड होगा, और जब ये ग्राउंड होगा तो फ़ोन क्या होगा? बंद हो जाएगा। अब पीछे का पैनल खोल दोगे तो फ़ोन क्या होगा? ऑन हो जाएगा। तो ये रजिस्टर की वैल्यू में अगर दिक्कत आया तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी। रजिस्टर निकलने के बाद अगर इस रजिस्टर को कोई टेक्नीशियन रिपेयर करते टाइम गलती से वहाँ पे शॉर्ट कर दिया सीरीज में,
तो इस फिर साइड भी ग्राउंड है। ऐसी दिक्कत आएगी कि ये पूरा ग्राउंड जब होगा तो पूरा वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा 1.8 को, और फोन क्या होगा, बंद हो जाएगा। और जैसे एंटीना हटाएंगे तो फोन क्या होगा, चालू हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं R4003 बोर्ड में कहाँ लगा हुआ है। तो ये चीज समझ में आया, यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है। R4003 पूरी तरह से देखते हैं, वही है, हाँ वही है, R4003 सिम जैक के ऊपर यहाँ पे। एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्टिकल है, उसके नीचे हॉरिजेंटल में दिख रहा है ये वाला रजिस्टर, ठीक है। ये एक वर्टिकल रेजिस्टेंस है और इसके बगल में हॉरिजेंटल रजिस्टर जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट का रजिस्टर है। इस रजिस्टर को क्या करना है, ओपन नहीं होना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्यूनर आईसी है वो क्या कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ट्यूनर, इसको देखते हैं वो क्या कर रहा है, क्योंकि नेटवर्क के वीक होने का कारण जो पॉइंट अभी बताया वो सब चेक करेंगे और ट्यूनर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे ट्यूनर कहाँ गया, ठीक है, U3401 को कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। सर्च करते हैं तो ये आ गया हमारा ट्यूनर आईसी। आप देखो जो DRX की एंटीना की टीपी है ऊपर में, उसी के बगल में ये एक और टीपी खड़ा कर रहा है। ये कनेक्टेड है आपस में, वो स्कीमेटिक की एरर है, जिस ये लाइन कनेक्ट नहीं हो पाया है, वो सेव करते समय ये लाइन खिसक गई है हर जगह से। ये टीपी इसके ऊपर होती और ये टीपी इसके ऊपर होती, थोड़ा सा एरर है। तो अब जो है यहाँ पे भी एक LC सर्किट बनाया गया है। LC सर्किट का काम यह है कि अगर किसी LC सर्किट में करंट कंटिन्यूअस चेंज होता है तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। वहाँ से क्या जनरेट होती है, फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो ये ट्यूनर आईसी उसी का काम करता है, करंट को चेंज करने का काम करता है, वो CPU की मदद से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे VC1 और VC2 दिख रहा है, GRFC2 और GRFC1, ये दोनों लाइन कहाँ कनेक्टेड होगा, तीनों लाइन दिख रहा है, तीनों लाइन ये तीनों लाइन कहाँ कनेक्टेड होगा, CPU में। और इसका मेन VDD वोल्टेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2.7 की एक ट्यूनर की मेन VDD वोल्टेज है। बाकी ग्राउंड 2 पिन है और 2 अदर जो पिन है, 4 पिन दिख रहा है, RF1, RF2, RF3, RF4, 4 पिन दिख रहा है। चारों में NC है, कोई कॉइल लगा हुआ नहीं है। तो इस तरह के सर्किट को, इस आईसी को कनेक्शन कहीं से नहीं है, पावर आईसी से वोल्टेज है बस, और 3 लाइन है जो सीधा CPU से ट्यून किया जाएगा इसको अलग अलग लेवल पे। ये इसका लिस्ट है और ये CPU के अंदर GRFC0, GRFC1, GRFC2, उसी के नीचे SWTP स्विच और DPDT स्विच GRFC2। तो GRFC के अंतर्गत DPDT भी तो आ रहा है, ये भी तो GRFC के अंतर्गत ही आ रहा है। तो पूरी तरह से अगर आप देखो तो ट्यूनर, SWTP स्विच और GRFC DPDT स्विच, ये सब नेटवर्क सेक्शन का ही एक क्या है, एंटीना सेक्शन का ही एक पार्ट है। तो ये GRFC012 इसी से इस आईसी को, इस ट्यूनर आईसी को क्या किया जाता है, अलग अलग रेंज पे ट्यून किया जाता है। और ये इससे क्या होता है, एक एंटीना के केबल से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे इस पे लगेगा जो टीपी होगी ना, बड़ा सा कॉपर प्लेट होगा, ये दोनों डायरेक्ट थोड़ी कनेक्ट होंगे, ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट होंगे क्या। यहाँ पे भी एक बड़ा सा लेंथ वाला वायर होगा जो आके इधर से ग्राउंड करेगा, उसको करेगा ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट। अब ये वाला पोर्शन ग्राउंड है क्योंकि यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, कॉइल। तो ये पूरा ग्राउंड रहेगा और ये इधर जो है इसको ग्राउंड करेगा, ये इसको क्या करेगा, ग्राउंड करेगा। और यहाँ पर भी LC सर्किट है और ये एक जैक है जिससे होते हुए डाइवर्सिटी एंटीना ये जो है DPDT स्विच पे जा रहा है। ये सीधे कहाँ जा रहा है, DPDT स्विच पे, दिख रहा है। तो DPDT स्विच का एक साइड जो है DRX IC से कनेक्टेड है, एक साइड जो है एंटीना साइड में कनेक्टेड है जिसमें ट्यूनर लगा है, जिसमें क्या लगा है, और उस ट्यूनर को कौन कंट्रोल कर रहा है, CPU। इधर एक साइड जो है मेन एंटीना का लाइन है जो उस कपलर से होते हुए फ्रंट एंड मॉड्यूल में गया है, और जो अदर साइड है वो एंटीना जैक पे सब बोर्ड में जा रहा है, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या ऐसा ही ट्यूनर, जो ट्यूनर अभी देखा ना, क्या वैसा ही ट्यूनर सब बोर्ड में भी लगा है क्या। उसको पता करने के लिए हमें ये देखना होगा कि GRFC0, GRFC2 और GRFC1 जैसी कोई लाइन B2B जैक पर भी कनेक्टेड है क्या, B2B जैक पर भी कनेक्टेड है क्या। अगर होगा तो वो सर्किट सब बोर्ड में भी तो गई होगी, तो हमें वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सब बोर्ड में भी एक ट्यूनर अवेलेबल है, उसको भी हमें चेक करना चाहिए वीक नेटवर्क के कंडीशन में।
तो इस जैक को कॉपी करके सर्च करते हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा है GRFC 11, GRFC 13, GRFC 12, यानी कि 100% क्लियर है कि सब बोर्ड में भी एक क्या लगा होगा, ऐसा ही ट्यूनर लगा होगा और उसकी भी वोल्टेज होगी 2.7। दिख रहा है यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है 2.7 वोल्टेज उसी की है जो सब बोर्ड में जा रही है GRFC 11, 13 और 12, और एंड टेस्ट को वो ग्राउंड करे। यानी ये 4 लाइनें, जो 5 लाइनें दिख रही हैं, ये एंटीना को वीक, नेटवर्क को वीक कर सकती हैं। ये एंटीना के लिए ही वोल्टेज और CPU में सब बोर्ड में जा रही है, ठीक है ना। तो अब जो है इन लाइनों को तो सर्च कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इसका जो है सब बोर्ड का जो है स्कीमेटिक इसमें नहीं होता है। एक बार हम देख भी लेते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं स्कीमेटिक इसका सब बोर्ड का। PCB है, लेआउट है, स्कीमेटिक है, और इसमें सब बोर्ड का स्कीमेटिक नहीं है। PCB में भी हमें सेम टू सेम मदरबोर्ड का ही स्कीमेटिक दिखता है, तो सब बोर्ड का कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं है। तो सब बोर्ड के लिए आपको वहाँ पे मल्टीमीटर से खुद ट्रेसिंग करके समझना पड़ेगा। तो हमें इन GRFC नाम को देख के समझ में आ रहा है कि एक एंटीना कहाँ है, एक ट्यूनर कहाँ है सब बोर्ड में, और एक ट्यूनर कहाँ है मदरबोर्ड में जो DRX में लगा, और एक ट्यूनर कहाँ लगा है PRX में लगा, मेन RF में लगा है। समझ में आया। एक ट्यूनर बोर्ड दिखा देते हैं, एक ट्यूनर ये वाली एंटीना लाइन में लगी है जो नीचे जा रही है, ये वाली एंटीना लाइन में सब बोर्ड में लगी है जो डिस्प्ले फ्लक्स से होकर जा रही है 9 पावर में, और एक ट्यूनर यहाँ ऊपर लगी हुई है जो DRX से कनेक्टेड हो रही है। इस DRX जैक से होते हुए DRX IC यहाँ पे लगी हुई DRX IC उससे कनेक्टेड है, दिख रहा है ना। तो एक DRX वाली ट्यूनर है और एक क्या है मेन ट्यूनर है, मेन RF मेन नेटवर्क सेक्शन यानी कि मेन एंटीना लाइन का ट्यूनर है। दोनों ट्यूनर का सर्किट ओपन नहीं होना चाहिए, दोनों ट्यूनर की कनेक्टिविटी CPU से सही होनी चाहिए। डिस्प्ले की अगर पत्ते में दिक्कत आया तब भी आपका वीक नेटवर्क हो जाएगा। तो आपको वो लाइन भी चारों पांचों जो दिखाए ना वोल्टेज वाली वो भी चेक करना है। केवल सब बोर्ड बदल देने से नेटवर्क सही नहीं होता, ठीक है ना। वो लाइन अगर है तो उस लाइन को भी ट्रेस करेंगे, उस पर भी हमें जो जो पॉइंट नजर आ रहा है कनेक्टिविटी 5 पॉइंट जो था ना वोल्टेज की GRFC 11, 12 और 13 की 3 लाइन जो उस ट्यूनर को कंट्रोल करती है, और ट्यूनर का पोजीशन भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूरा वाटर डैमेज, पूरा कार्बन लगा हुआ है, ठीक है ना, पूरी तरह से पैड गल गई है तो भी क्या होगा दिक्कत। और एंटीना कनेक्ट होते ही वो एंड टेस्ट वाली जो लाइन थी उस पर क्या आना चाहिए ग्राउंड, उस पर क्या आना चाहिए एंड टेस्ट, यहाँ दिख रहा है ना, इस पर क्या आना चाहिए ग्राउंड, जिससे हमें CPU को भी पता चल जाएगा कि एंटीना लग गया है, ठीक है। अब वो एंटीना लगते ही CPU DP/DT स्विच को कंट्रोल करना शुरू कर देगा अपने हिसाब से, और ट्यूनर को भी ट्यून करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो आपकी जो भी रिसीवर है DRX का रिसीवर है और या फिर PRX का रिसीवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी रिसीव करना शुरू करेगा, और वो फ्रीक्वेंसी रिसीव होकर वो फ्रीक्वेंसी रिसीव होकर फिल्टर की मदद से कहाँ जाएगा ट्रांसीवर में जाएगा। फिर ट्रांसीवर उसको आगे ट्रांसमिट करेगा 4G में और 2G में, वो उनको एम्पलीफाई करेंगे और एम्पलीफाई करके रिटर्न एंटीना पे भेजेंगे। ये पूरा सर्किट हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। पहले हम एंटीना में समझे ये सारी चीजें, अब इनको प्रैक्टिकल करके एक बार 9 पावर का बोर्ड लेंगे, प्रैक्टिकल करके इन सारी लाइन को चेक करके देखेंगे। आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं सारी सर्किट सही है कि नहीं। आपके पास केस भी है एक नेटवर्क एरर का। इन सारी सर्किट को, इन सारी लाइन को पहले हम एंटीना कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसीवर पे चेकिंग करेंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन होता है कि एंटीना पे कब काम करना है, ट्रांसीवर पे कब काम करना है, 4G पावर एम्पलीफायर पे कब करना है, 2G पे कब करना है, DRX पे कब करना है, ठीक है ना। तो पहले हमारा वीक नेटवर्क आता है तो एंटीना पे पूरी तरह से काम करना है, या फिर लिस्ट बन रहा है और सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो भी हमें क्या करना है एंटीना पे काम करना है, या फिर हमारा फ्रंट एंड मॉड्यूल खराब हो गया है उस पर भी काम करना है। तो चलिए इन सबको हमें एक बार फिर से बोर्ड के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। बोर्ड निकालिए और उसको चेक किया जाए, ठीक है।